कैसे हैं आप? मैं आपके लिए अध्याय 2 का भाग 3 लेकर आई हूँ और ये इसका अंतिम भाग है। कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई थी। भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे, वो मैंने पढ़ाया आपको। मौलिक अधिकार कितने थे, क्या थे, वो सारी चीज़ें पढ़ाई। अब मैं पढ़ाऊँगी आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिट हैं जो मूल अधिकारों से रिलेटेड ही हैं। मानव अधिकार के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है हमारे भारत में, और नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य। छोटे छोटे से 4 टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है रिट। रिट या याचिकाएं, तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 6वां जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें दिया गया है कि अगर किसी मानव अधिकार उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। 226 के तहत हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है। अब ये याचिकाएं क्या होती हैं और कैसे कैसे इससे रिलेटेड ये कौन कौन सी याचिकाएं आती हैं, तो हम जाने। तो ये याचिकाएं जो हैं वो है 5 होती हैं। ठीक है, इनमें देखो पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ता है। जज के समक्ष जो है उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति अनिवार्य, इसका क्या मतलब है? पहले क्या होता था, पुलिस वाले जो है पकड़ लेते, कभी कोई दूसरी पार्टी द्वेष भावना से किसी को अरेस्ट करवा देती थी, और व्यक्ति जो गरीब तबके के होते थे या और उनको ऐसे ही कई दिनों तक, कई महीनों तक जो है वर्षों तक इवन बंद करके रखा जाता था बिना कोर्ट में किसी उसको साबित कर। लेकिन निवारक नजरबंदी के तहत अब जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 24 घंटे के अंतर्गत जो है इसको किसी जज के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। तो ये निवारक नजरबंदी से संबंधित है और ये 24 घंटे के अंतर्गत जो है पेश करना पड़ता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को जज के सामने प्रत्यक्ष करना। ठीक है, अगला है परमादेश। परमादेश क्या है कि जब कोई ऐसा लगता है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक से अपने काम नहीं कर रहा है, तब ये रिट जारी की जाती है ना। तो ये किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। जब वो अपने अधिकारों का पालन नहीं करता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, तो फिर ये वाला रिट लगाई जाती है। ठीक है, अगला है निषेधाधिकार, निषेध आदेश। ये क्या है कि जब कोई नीचे की अदालत, जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला न्यायालय है ना, तो इस क्रम से अगर जिला न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के से संबंधित मामले की सुनवाई करती है तो ये वाली रिट लगाई जाती है कि भाई आपने किस अधिकार से ये वाली रिट, आप ये वाली सुनवाई अपने की, आपका अधिकार क्षेत्र तो यह ही नहीं। अगर कोई ऐसे विषय होता है जो सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो उसको निचली अदालतें नहीं सुन सकती, तो फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ये जो है नीचे वाली अदालत के लिए ये लाया जाता है। ठीक है, अगला है अधिकार परीक्षण। अधिकार परीक्षण क्या होता है? जब कोर्ट को ये लगता है, न्यायालय को, कि कोई व्यक्ति उसका अधिकार नहीं है उस पद पर रहना, फिर भी वो उस पद पर काबिज है, तो फिर ये वाली रिट लाई जाती है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर इन कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आपको तो इस पर करना ही नहीं है ना, तब ये वाली लाई जाती है। फिर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? सॉरी, ये निषेध हो गया। अधिकार रक्षा मतलब जब कोई निचली अदालत अपने से ऊंची वाली अदालत से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है तो ये रिट लगती। उत्प्रेषण है कि जब कोई नीचे वाली कोर्ट, यही है ना, निचली कोर्ट का अधिकारी बिना अधिकार के काम करते हैं तब उसको ये भेजा जाता है। ठीक है, सॉरी, ये वाला बिना अधिकार के कोई नियुक्त होता है तो अधिकार परीक्षा आता है। ठीक है, और जब कोई निचली कोर्ट या अधिकारी बिना अधिकार के काम करे, उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो वाला काम कर रहा है, तो फिर उत्प्रेषण क्या होता है? ऊपर बुलाई जाती है। ये तो यहाँ भी हो रहा था, निषेध आदेश में भी था कि आपने कैसे ये काम किया, लेकिन फिर उस मामले को जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो ऊंची वाली अदालत में भेज देती है कि आपका काम नहीं है, ये वाला काम करना है ना। तो ये उत्प्रेषण लाया जाता है कि भाई आपका ये अधिकार नहीं था, ये वाली फाइल निकालो और ये सुनवाई अब उच्च अदालत में होगी। तो ये वाली, ये 5 रिटें हैं और अधिकारों से संबंधित हैं। हम जानते हैं मानव अधिकार के बारे में, जैसे कि है कि मानव अधिकार भी काम कर रहे हैं संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन जो है वो 1993 में हुआ था, है ना, और इसके 4 सदस्य होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और
जो है राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य कर रहे हैं। जब कोई ऐसे मुद्दे आते हैं पुलिस विभाग के द्वारा या सरकारों के किसी कृत्य से या अन्य किसी व्यक्तिगत कृत्य से कि जहाँ लगता है कि मानवाधिकारों का हनन हुआ है, ये कृत्य अमानवीय है, तब ये मुद्दे इनके द्वारा उठाए जाते हैं और इनमें मानवाधिकार आयोग में लाए जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे लिए। अगला है हमारा नीति निर्देशक तत्व। मैं पहले भी बताया था नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो निर्देश है, एक तरह के अच्छे वाले निर्देश हैं जो दिए जाते हैं, सरकारों को दिए जाते हैं, है ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 बातें हैं, इसको 3 बातें हैं इस सूची, निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें, वो 3 बातें हम देखें पहले, ठीक है। पहले तो हम देखें नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं, 3 मुख्य बातें हैं। वो बातें कौन सी हैं? वो है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या क्या दिया गया है? वे लक्ष्य और उद्देश्य। पहला है वे लक्ष्य एवं उद्देश्य जो इसके नाते एक समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। अगला है दूसरा, वो है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरा है वे नीतियां जो सरकार को स्वीकार करना चाहिए, जिन्हें सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 रूप से सामने आता है, यानी वे एक समाज में, चूंकि हम एक समाज है, सभ्य समाज है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ इनको लागू करने ही चाहिए, जैसे कि काम की मानवोचित दशाएं हैं, प्रसूति अवकाश है ना, काम के घंटे जो निश्चित किए जाते हैं, अनुकूल वातावरण, ये सब एक समाज के नाते जो निःशुल्क वर्गों की शिक्षा है, पिछड़े वर्गों का उत्थान है ना, ये सब निःशुल्क विधिक सहायता है, ये सब एक समाज होने के नाते जो है आवश्यक है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार तो वे अधिकार हैं, सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जब हमारा संविधान बना तब भारत ऐसी स्थिति में नहीं था कि सभी की रोटी पानी भोजन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित कर सके कि नहीं ये अधिकार भी है, क्योंकि हम उतने विकसित नहीं थे। तो फिर ये चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में डाली गई थी। भले ही ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मनुष्य होने के नाते लोगों को ये मिलना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए, तो इन चीज़ों को नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। तीसरा है वे नीतियाँ जिन्हें सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात जब सरकार अपनी नीतियाँ बनाए, अपनी योजनाएं लाए, तो उनके अंतर्गत इन सारी बातों को शामिल करना चाहिए। ये अनुच्छेद कहाँ तक है, ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम और जान लें। ये संविधान के भाग 4 में है, ये संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद कहाँ से 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक इतने सारे अनुच्छेद हैं, इनमें दिया गया है कि 38 में है समान कार्य समान वेतन, मानव स्त्रियों को जो प्रसूति अवकाश है वो भी इसी के अंतर्गत आता है ना। एक समान कार्य समान वेतन है, रोजगार के अवसर हैं, और फिर आगे चलते हैं निःशुल्क विधिक सहायता भी है, बालकों का स्वतंत्र विकास है, और आगे चलो अब तो श्रमिकों की कुटीर उद्योगों में भागीदारी, सिविल न्याय संहिता, और पिछड़े वर्गों का उत्थान, और आपका ये राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल,
कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारे नीति निर्देशक तत्व हैं। और वो उद्देश्य इनको, हालांकि न्यायालय में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे हम अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, जो मैंने कही 5 रिट होते हैं, उस तरह अगर इनको सरकार लागू नहीं करती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार भी कल्याणकारी की दिशा में काम करती है और उनको उन्हीं जनता के सामने आना पड़ता है। इसलिए अपने सारे कार्यों में जो सरकार है वो इन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करती है। और हर देश की ये उम्मीद होती है, ये आशा होती है, ये प्रयास होता है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, क्योंकि नागरिकों का जब जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तभी देश का विकास होगा। तो सारी सरकारें अपने कार्यों में, अपनी नीतियों में इनको शामिल करने का भरसक प्रयास करती हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा तो देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को तो निःशुल्क की शिक्षा, 9 से 12वीं तक जो थोड़ी बहुत होती है नॉमिनल फीस लगती है सरकारी स्कूलों में, है ना। तो ये भी इसी का हिस्सा है नीति निर्देशक तत्वों का। समान सिविल संहिता बिल्कुल सही है, सभी के लिए एक जैसा है, एक जैसा कानून है। और निःशुल्क विधिक सहायता, तो अगर कोई ऐसा अरेस्ट होता है व्यक्ति और उसका पास पैसे नहीं होते तो सरकारी वकील होते हैं हमारे कोर्ट में जो उनकी पैरवी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखें बहुत सारे कि समान कार्य समान वेतन, तो ये भी हो रहा है, प्रसूति अवकाश भी दिया जा रहा है महिलाओं को। ये सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों का ही हिस्सा है। ठीक, तो ये हमने नीति निर्देशक तत्व थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये पहले संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं, है ना। तो इसको अपन देखें कब जोड़े गए। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? संख्या है 11 है। ठीक है, कब जोड़े गए ये? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, द्वारा जो है ये जोड़े गए। ठीक है, जोड़े गए। और इस समय कितने जोड़े गए थे? कुल 10 जोड़े गए थे। 10 जो है जोड़े गए थे। और बाद में 2001 में 11वां जोड़ा, 11वां शामिल हुआ कर्तव्य, जो कौन सा था कि सभी माता पिता का ये कर्तव्य है, सभी माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, है ना। ये बालकों के लिए था, उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये जो मौलिक कर्तव्य ये भी वाद योग्य नहीं है, यानी इनको अगर कोई नहीं करता है तो कोर्ट में इनको नहीं ले जा सकता। ठीक है, ये भी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और ये संविधान के भाग 4 में, ये संविधान के भाग 4 में जोड़े गए। ठीक है, और कौन से उसमें जोड़े गए? तो ये अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए, है ना। 51 तक तो ये अपने नीति निर्देशक तत्व थे, चूंकि नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है तो ये भी भाग 4 में है, तो 51 का में जोड़े गए। ठीक है, जो है हम सबको पता है लगभग, और आप पढ़ लेना कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, स्मारकों को सम्मान करना, देश द्वारा आह्वान किए जाने पर प्रस्तुत होना, है ना। आत्म का विकास, अपने आसपास सारी जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे, सारा हमने पढ़ा। अगला चैप्टर फिर लेकर आऊँगी, आपको कैसा लगा जरूर बताना। सभी को नमस्कार, ध्यान रखें।